8 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में यूकेपीएससी के थ्रू पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम करवाया गया था। अब उसको रीस्केड्यूल किया गया है। 12 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम होने से पहले, क्योंकि ये रीस्केड्यूल हुआ है, फिर से होने वाला है, इस पेपर को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ताकि जिसका ये पेपर है उसको आइडिया मिल जाए कि कैसा पेपर पिछली बार आया था, यानी कि अभी रिसेंटली आया है, और किस तरीके से यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम 3 सेक्शन में जो उत्तराखंड का पटवारी लेखपाल का पेपर डिवाइडेड है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला सेक्शन 20 क्वेश्चन तक हिंदी का चलता है, फिर आता है जीएस का, फिर उत्तराखंड का सेक्शन। हम हिंदी के सेक्शन को स्किप करेंगे और उत्तराखंड का जीएस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि मेन पार्ट है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ल्ड्स हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में मैंने यहाँ लिखे हैं और इंग्लिश में मैंने यहाँ लिखे हैं, ताकि दोनों प्रकार के स्टूडेंट इसको पढ़ सकें, समझ सकें। तो कह रहे हैं हिंदी में निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट देखो क्या होता है, उससे पहले बायोडाइवर्सिटी आपको पता चल जाए। यहाँ पे लिखा है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी कि मतलब वो एरिया जहाँ अलग अलग प्रकार के जीव, चाहे पानी में रहने वाले हों, ज़मीन पर या हवा में, सभी यहाँ पाए जाते हैं। और इस डाइवर्सिटी की वजह से इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और साथ ही ऐसे जीव उसी जगह पर पाए जाएंगे जहाँ की जलवायु अनुकूल हो, वनस्पति अच्छी हो, इसलिए इस जगह की इम्पोर्टेंस होती है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी इन जीवों को, वनस्पति को, इस एरिया को इंसानों से बचाने के लिए संभाल के रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एरिया हैं भाई? तो कह रहे हैं वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड्स हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन सा है इनमें से? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैंने दे रखा है ये कट आउट। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। अच्छा, टोटल कितने हैं पहले ही पता होने चाहिए। कंजर्व करके जो हम संभाल के इन एरिया को रखते हैं, कितने हैं? देखो 35 हैं। कितने हैं? 35 हॉटस्पॉट हैं जिनको संभाल के रखा जाता है वर्ल्ड में, जिसमें से 4 ऐसे हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। उसमें से 4 कौन कौन से हैं? हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड्स और वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। तो वेस्टर्न घाट है क्या ऑप्शन में? वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। वट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द बीटी कॉटन। बीटी कॉटन यानी कि बैसिलस, बैसिलस ये साइंटिफिक नेम है, जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बैक्टीरियम। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर इन प्लांट किंगडम इज, सबसे बड़ा फूल कौन सा है प्लांट किंगडम में? ये कौन सा है? रेफ्लिसिया। ठीक है, ये सबसे बड़ा फूल है, यहाँ देख लो, देखो कितना बड़ा फूल है। ठीक है, ये है वो, ये दे नहीं पाओगे किसी को, बहुत बड़ा फूल है। आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, व्हेन बायोस्फीयर टर्न्स इनटू ह्यूमन डोमिनेंट एनवायरनमेंट इट इज़ कॉल्ड। जब बायोस्फीयर इंसानों के लिए अनुकूल हो जाता है रहने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कह रहा है? जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नूस्फेयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर, ये क्या है? हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। और नूस्फेयर वो वातावरण है जो इंसानों के लिए अनुकूल हो जाता है। जब धरती बनी, ठीक है, जब अपने पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ, बननी शुरू हुई, उसे क्या बोलते थे? जियोस्फेयर, जियोस्फेयर बोला गया। जो उसके बाद जब उसमें बायोलॉजिकल लाइफ आई तो उसे बायोस्फीयर बोला गया। और जब एनवायरनमेंट हो गया इंसानों के रहने के लायक, उसे नूस्फेयर बोला गया। तो ये होगा नूस्फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका आंसर होगा। अगला है, डैश इज वॉलेटाइल मेमोरी। कौन सी है वॉलेटाइल? रैम। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इंटरनेट सिक्योरिटी फायरवॉल। क्या है? एक तरीके का नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। आगे 28वें पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बस फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। तो कौन सा डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस
और क्या लिखा है, डिसकंट्रोल बस। देखो डिसकंट्रोल बस कुछ नहीं होता, कंट्रोल बस होता। तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर भी यही होगा। कौन सा नहीं है उसने बोला था, जो सीपीयू से मेमोरी को ट्रांसफ़र करता है इन दोनों के बीच में। तो डिसकंट्रोल बस नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। यहाँ देखो ज़रा, PQR, एक स्किप करके दूसरा है R, दूसरा अल्फ़ाबेट है R से T, RST, TUV, VWX, XYZ, एक एक स्किप हो रहा है। इसका मतलब इससे पहले क्या रहा होगा, P से पहले NOP है ना। अब लास्ट अल्फ़ाबेट को देखो ज़रा, P, यहाँ देखो ABCDDEFG, दो करके स्किप हो रहे हैं, दो करके स्किप हो रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, P, यानी कि PQRS, लास्ट में S आना चाहिए। और कौन सा ऑप्शन है, केवल ये ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में N आ रहा है और लास्ट में S आना चाहिए, और लास्ट में S आ रहा है, केवल ये ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच स्टेट एंड ट्राइब। कौन से स्टेट और ट्राइब से बिलोंग करती है हमारी अभी की प्रेसिडेंट? तो उड़ीसा स्टेट है। और कौन सी ट्राइब है, संथाली ट्राइब है। संथाली से याद आना चाहिए, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी, 1856 में संथाली रेबेलियन भी हुआ था। ठीक है। सार्क वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। किस लीडर के, यहाँ देखो हिंदी में होगा, सार्क में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? किसकी था? ज़ियाउर रहमान। ठीक है, ज़ियाउर रहमान के दिमाग की उपज था। अब देखो सार्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सार्क बना कब था? 8 दिसंबर 1985 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। उसी टाइम बना था ये। कहाँ पे बना था? ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक है। और साथ ही इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है। और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? देखो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा लोकल जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसका ग्रुप है, तो इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। 8 कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं। कौन कौन सी है? एक हो गया अफ़गानिस्तान, फिर हो गया पाकिस्तान, फिर हो गया इंडिया, ठीक है, फिर हो गया बांग्लादेश, फिर हो गया भूटान, फिर हो गया नेपाल, ठीक है, फिर हो गया श्रीलंका है, और एक मालदीव्स है। ठीक है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 8 कंट्रीज़ हैं। ये मिलके सार्क बनाती हैं। और इसकी मीटिंग 2016 से नहीं हो पाई है, क्योंकि 2016 में क्या हो गया था? उरी हो गया था, उरी इंसिडेंस हो गया था, जो पाकिस्तान ने करवाया था, आतंकवादियों की तरफ से हुआ था। तब से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से सार्क का समिट 2016 के बाद से नहीं हो पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वो कह रहे हैं, ऑन विच डेट ऑफ द फॉलोइंग डिड यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट द रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो देखो इसका नाम पहले क्या था? ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो ये नाम बोल रहे हैं, इसका पहले क्या नाम था? UNCHR था, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, UNCHR। इसको चेंज करके बदल के इसका नाम रखा गया 2006, 15 मार्च 2006 को ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है। आगे है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर इन द कॉइन्स ऑफ शका क्षत्रपा? क्या रेशियो था? देखो 1/35, 1:35। उस्ताद मंसूर, द कोर्ट पेंटर ऑफ जहांगीर, वॉज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ पेंटिंग? ये बर्ड्स और एनिमल की चित्र बनाते थे, इस टाइप की पेंटिंग ये करते थे। ठीक है। आगे है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन पुलिस एक्शन अगेंस्ट हैदराबाद स्टेट टू रिस्टोर पीस एंड ऑर्डर इनसाइड द स्टेट? तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सी डेट पे पुलिस एक्शन लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। देखो ये ऑपरेशन क्या था?
एक्चुअल में ये जो पुलिस एक्शन लिया गया था, इसका नाम क्या था? इस ऑपरेशन को हमने एक नाम दिया था, ये था ऑपरेशन पोलो। कब से कब तक हुआ था ये? 13 सितंबर से 18 सितंबर, ठीक है। कौन सी ईयर में? 1948 में। है कहीं पे? ये रहा, 13 को शुरू हुआ था, 13 सितंबर 1948 में। बात क्लियर हो गई। और उस टाइम पे कौन था यहाँ का जो रूलर था? उस्मान अली खान। चलो आगे देखते हैं। Who among the following was the biggest critic of the church before the French Revolution? वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था, तो मानना पड़ेगा कि यूकेपीएससी के पटवारी के पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसको तो बिल्कुल नहीं पता होगा, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। देखो उस टाइम पे क्या होता था, फ्रांस में ये होता था कि चर्च के पास काफ़ी पावर होती थी, बड़े बड़े लैंड उनको मिलते थे, टैक्स वो लेते थे किसानों से। तो वो इंसान जिसने बोला कि गलत है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले होता एम.डी. वॉल्टेयर, गिरा वॉल्टेयर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, द रिवर लूनी फॉल्स इनटू द फॉलोइंग ड्यूरिंग मानसून। कहाँ पे? अरेबियन सी में गिरती है। मानसून के समय पे कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। ये देख लो लूनी रिवर, ठीक है, ये जा रही है, ठीक है, दिख रहा है, ये गिर रही है, ये ऐसे जा रही है। चलो अगला क्वेश्चन है, पुलिगेट लेक लोकेटेड इन बिटवीन, किसके बीच में है पुलिगेट लेक? देखो आप दिखेगा साफ, कौन से दो स्टेट्स के बीच में है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में है। ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा तमिलनाडु, इसके बीच में ये देखो पुलिगेट लेक, इन दोनों की बॉर्डर को टच कर रही है ना, तो इन दोनों के बीच में है कौन सी? पुलिगेट लेक। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी भाई? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु है उसमें नमी है, बारिश होती रहती है, ठीक है, और पेड़ यहाँ पे काफ़ी लंबे हैं, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ पाई जाती हैं पेड़ पौधों की, और जानवरों के लिए रहने के लिए बहुत अनुकूल जगह है ये। तो इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इन बांग्लादेश द रिवर इज कॉल्ड, बांग्लादेश कौन सी नदी? गंगा को क्या कहते हैं? अब देखो जब गंगा अपने इंडिया में बहती है, ठीक है, अब वेस्ट बंगाल से वो कहाँ चले जाती है? चले जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में फ़र्क का बैरात से होते हुए जब बांग्लादेश जाती है, देखो उससे पहले एक स्ट्रीम इससे अलग हो जाती है, उसका नाम होता है हुगली, हुगली, ठीक है। ये कहाँ जाती है? ये चले जाती है बे ऑफ बंगाल में। बाकी बांग्लादेश में जैसी गंगा एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा, ठीक है। उधर ब्रह्मपुत्र की दो स्ट्रीम्स होंगी, एक का नाम होता है जमुना, जमुना, और दूसरे का नाम होता है मेघना, दूसरी स्ट्रीम का नाम होता है। तो जब पद्मा मेघना से मिलती है तब भी इसका नाम पद्मा ही रहता है, लेकिन जब पद्मा मेघना से मिलती है तो इसका नाम बन जाता है मेघना, और ये कहाँ चले जाती है? बे ऑफ बंगाल में ये चली जाती है। बात क्लियर होगी। इंडिया में गंगा, और जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम बन जाता है पद्मा। आगे देखते हैं, इसका आंसर होगा पद्मा। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 कई बार पूछा गया, कई पेपरों में आ रखा है क्वेश्चन। आर्टिकल 32 में ऐसा है क्या? फिर आर्टिकल 32 कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी से छीनने की कोशिश की जाती है मौलिक अधिकारों को, तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। और रेट्स की भी इसमें बात की गई है, ठीक है, बात समझ आ गया। वहीं पे अगर रेट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल?
आर्टिकल 32 के अंदर रेट्स इशू करता है और हाई कोर्ट कौन से 226 आर्टिकल के अंदर रेट्स इशू करता है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अमन ट्रैवल। देखो ये हिंदी में यहाँ लिखे हैं मैंने क्वेश्चन और इंग्लिश में यहाँ लिखे हैं। दोनों टाइप के लोग जो हिंदी में पढ़ते हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं दोनों समझ सकते हैं। अमन ट्रैवल 1 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। कहाँ जा रहा है? 1 किलोमीटर ईस्ट की ओर जा रहा है, तो ईस्ट इस साइड है 1 ईस्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस देयर आफ्टर 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। 5 चल दिया वो साउथ, 5 चला दिया। आगे वो कह रहा है देन 2 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट एंड देन फाइनली 2 किलोमीटर ईस्ट चला देते हैं। उसके बाद ईस्ट एंड देन फाइनली 9 किलोमीटर्स टूवर्ड नॉर्थ। तो 9 किलोमीटर, ये तो हो जाएगा 5 और ऐसे करके ये हो जाएगा 9। ठीक है, अगर ये 5 तो ये कितना हो गया? इतना हिस्सा यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर ये पूरा 9 है और यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है? हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्लेस टू द फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन से वो स्टार्टिंग पॉइंट तक कितनी दूरी पर है, ज़रा ये बताइए। बता देते हैं। देखो ये 1 है, ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो पाइथागोरस का यूज़ करके इसको निकाल देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच का बी का स्क्वायर कितना है? बेस कितना है अपना? देखो बेस यहाँ पे आ गया 2 और ये हो गया 1, यानी कि कितना हो गया? 3। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कितना है? 4। तो 4 4 जा 16। तो इसको ऐड करेंगे बन जाएगा 25 और यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर। जब दोनों साइड रूट करेंगे, अगर यहाँ करेंगे रूट स्क्वायर हटाने के लिए तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 का रूट क्या होता है? 5। तो हाइट कितनी आ गई? 5। हाइपोटेनस आ गया 5, यानी कि एक डिस्टेंस आ गया इन दोनों जगहों के बीच का। कहाँ है 5? ये रहा। आगे देखो, इसको रब कर देते हैं। देखो आगे है द नंबर इन ईच रो और कॉलम ऑफ द स्क्वायर। देखो बेसिकली ये तुम्हें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 3 28, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 125। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 2 और 9 92। कहाँ है भाई? ये रहा। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, वो कह रहा है इसका मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, इसका मतलब डिवाइड। ये सब तुम्हें सॉल्व करना है। कर लेते हैं। 36 अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई? मीन्स माइनस। 36 माइनस 4। आगे आगे कह रहा है -8। अब माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड, डिवाइड 8 और मल्टीप्लाई क्या है? -4। नीचे क्या है? 4 प्लस, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और 8 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई का मतलब था -2, प्लस, प्लस मतलब मल्टीप्लाई 16 और डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस कितना? 1। इसको सॉल्व करना है। कर लेते हैं, पहले इसको देखते हैं। 36 में से 4 का तो 32 और डिवाइड में है। डिवाइड में तो पहले इसे करना पड़ेगा। कितना? 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। तो इसको माइनस करके कितना आया? 4। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये 32 है और 8 4 जा 32, तो 4 पे काटा इसने। ठीक है, तो 4 आ गया। 4 माइनस 4 और नीचे क्या है? 4 देखो ऊपर क्या बन गया? 0 बन गया ऊपर। तो नीचे तुम कुछ भी सॉल्व करते रहो, नीचे तुम कुछ भी इसको सॉल्व करते रहो। जब न्यूमिनेटर में ही 0 हो चुका है तो पूरा फ्रैक्शन ही क्या बन चुका है? पूरा फ्रैक्शन 0 हो चुका है। तो जब पूरा फ्रैक्शन 0 तो आंसर भी क्या होगा? 0। कहाँ है? ये रहा।
बात समझ आ गई? आगे देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किससे रिलेटेड है? ऑन सोशल जस्टिस से, ठीक है, केवल सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं, ओनली इकोनॉमिक जस्टिस से, ओनली पॉलिटिकल जस्टिस से, ऑल ऑफ दीज। यानी कि केवल सामाजिक न्याय की बात करेगा, इकोनॉमिक की, पॉलिटिकल जस्टिस की, सब की बात करता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव डीपीएसपी किसकी बात करते हैं? सभी की बात करते हैं। और क्या डीपीएसपी जस्टिसेबल है? क्या इसको लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया जा सकता है? नहीं, ठीक है, ये जस्टिसेबल नहीं है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट हैं वैसे ये नहीं होते हैं। ये क्या होता है कि एक तरीके से सजेशन मान सकते हैं कि ऐसे तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। बाइंडिंग कौन से होते हैं? फंडामेंटल राइट्स, वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनेगा तुम कहाँ चले जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस रिलेटेड है? अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं? डीपीएसपी, इसी के अंदर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 44 के अंदर आता है, ठीक है। और कहता क्या है इसमें? मतलब कि कोई भी मैटर, चाहे वो मैरिज का हो, डिवोर्स का हो, अडॉप्शन, कोई सा भी, ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, वो सभी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लिए सेम रहेगा। ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बात समझ आ गई? अब देखो आगे है, विच ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया। कौन से विधायिका में, कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे कम सीटें हैं? किसकी? गोवा की। कितनी है? 40। गोवा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे कम सीटें हैं, क्योंकि सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा ही है भाई, है कि नहीं। तो सबसे कम लेजिस्लेटिव सीट्स भी कहाँ पे होंगी? गोवा में ही हैं। आगे हैं, हैबिस कॉर्पस इज इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है? भैया केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं, इन्हीं के पास अधिकार हैं। अभी बताया था मैंने, 32 और 226, है कि नहीं। तो केवल इनके पास रेट्स इशू करने के पावर होते हैं, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। कौन कौन से रेट्स होते हैं? हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरेरी, को वारंटो, ठीक है। 5 होते हैं, बता दिया मैंने। इसको एक्सप्लेन जब आगे कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इन टॉपिक रेट्स के बारे में, तब अच्छे से करेंगे बात। आगे देखो 51 क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू डिसाइड द सर्विस कंडीशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर। यूपीएससी के मेंबर्स की जो सर्विस है वो कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे देखते हैं। देखो मैंने अपने नोट से ये लिया है, इस पे देख लेते हैं। एक बार इसे हटा देते हैं, ठीक है। सर्विस कंडीशंस कौन करता है? यहाँ पे स्टेट में गवर्नर, और यूपीएससी जेएसपीएससी की प्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखो अलग अलग कमीशंस बनाई गई थी लिंग्विस्टिक बेस पे, लैंग्वेज को लेके जब इशू होने लग गए थे तो उस टाइम पे अलग अलग कमीशंस बनाई गई थी कि क्या लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। तो उस टाइम पर जब कई सारी कमीशन बनी तो फाइनली बनी फैज़ल अली कमीशन 1953 में। इसमें 3 मेंबर थे, कौन कौन थे आप लोग देख लो। इस कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1955 में, ठीक है। इसने बोला कि लैंग्वेज कैन बी बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक बोली और एक स्टेट में देश को नहीं बांटा जा सकता कि हर बोली के लिए एक स्टेट मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फाइनली इनकी रिपोर्ट आई थी 1955 में। तो ये भी कब आएगा? 1955 में इनकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी, 30 सितंबर 1955। जिसको डेट नहीं पता था लेकिन ईयर के हिसाब से वो आइडिया लगा सकता था, ठीक है। बाकी ये भी देख सकते हो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। पीसीएस का जो पहले पेपर हुए थे, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस, उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है, द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ वॉज सेटअप इन 1965 इंडिया एट, कहाँ पे? कांडला में बनाया गया था, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन
एक्सपोर्ट के लिए जिस जगह को हमने चूज़ किया था वो कहाँ थी, कांडला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इनमें से क्या ह्यूमन कैपिटल नहीं है? तो देखो, लोन गिवन टू एम्प्लॉय को जो लोन दिया जाता है वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। इन द वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रैंक, जब इंडियन फार्मास्यूटिकल, जब हम दवाइयों की बात करते हैं उस रैंकिंग में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया की रैंकिंग क्या है? दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। आगे देखते हैं। हु लीड द डेलीगेशन रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस फॉर द फाइनलाइजिंग एंड अडॉप्टिंग द यूनियन चार्टर, जब यूनियन चार्टर को अडॉप्ट किया जा रहा था तो किसने लीड किया था इंडिया को सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस में? तो कौन थे सर? ये थे रामास्वामी मुदलियर। ठीक है, 26 जनवरी 1945 को ही हुई थी कॉन्फ्रेंस। हु इज़ द चेयरमैन एट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया इन 2022? कौन था चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का 2022 में? अजीत कुमार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है? देखो, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी या फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनमें से क्या नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर? तो भाई यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब कि केवल सेंटर के पास सारी पावर होना। क्या सच में ऐसा है? क्या सेंटर के पास सारी पावर है हमारे देश में? नहीं भाई, स्टेट्स के पास भी अपनी अपनी पावर होती हैं। स्टेट की सरकार भी तो चुन के आई है, तो उनके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। पावर का जो भार है, ऑब्वियसली जो उसका झुकाव है वो सेंटर की ओर है, लेकिन अपनी अपनी पावर है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्टेट में भी है और सेंटर में भी है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, केवल सेंटर से सरकार नहीं चलती है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है। कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, एक लीगल राइट है, पार्ट 12 में आता है और आर्टिकल 301 के अंदर आता है। ठीक है, जिसको हमने राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, उसको हमने चेंज करके लीगल राइट में डाल दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट इन इंडिया, इनमें से फंडामेंटल राइट के बारे में कौन सी चीज़ गलत है? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, प्रोटेक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि क्या ये सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है? फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम सब इसकी बात करता है, इसकी बात करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं करता। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि किसी तरीके की फंडामेंटल राइट के थ्रू कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रोक नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का रोक नहीं है, बल्कि हक है, अधिकार दिया जाता है उसमें। तो ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसका आंसर होगा कि ऐसी कोई रोक नहीं लगाई जाती। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंचायती राज डे, कौन से दिन में मनाया जाता है? 24 अप्रैल 2010 से मनाया जा रहा है। देखो, एट प्रेजेंट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उत्तराखंड स्टेट, कितनी है? 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उत्तराखंड में इस समय पर। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया था। मनमोहन सिंह जी जो हमारे पीएम रह चुके हैं, इन्होंने पंचायती राज डे शुरू किया था। कब से? 2010 से शुरू किया था। और पंचायती राज एडिड थ्रू 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता रहता है कई बार। और म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, याद रखना। ये आया था पीसीएस के पेपर में 74th वाला। और 73 वाला ये भी बहुत फेमस है, ये भी आता रहता है पंचायत वाला। 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इस समय पे उत्तराखंड में। 43 क्या है? नगर पालिका परिषद हैं और 41 नगर पंचायत। नोट कर लेना, हो सकता है कि आने वाले आगामी जो पेपर है उसमें आ जाए। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम उत्तराखंड गवर्नमेंट रिसीव्ड मैक्सिमम रेवेन्यू रिसिप्ट इन द ईयर 2020-21, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास खर्च करने के लिए? लोगों पे कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है? तो रेवेन्यू ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
यानी कि रेवेन्यू ग्रांट जो सरकार देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो एलोकेटेड मनी है, जो पैसा सरकार देती है स्टेट्स को इकोनॉमिक खर्चे के लिए सरकार कुछ पैसा एलोकेट करके रखती है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के को देखते हुए। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, वैसे ही सेंटर का फाइनेंस कमीशन होता है जो कि कुछ कुछ पैसा अलग अलग स्टेट्स के लिए रखता है, देने के लिए रिकमेंडेशन करता है कि ये पैसा स्टेट को दिया जाए ताकि यहाँ पे विकास हो। तो सबसे ज़्यादा पैसा हमारा सेंटर से ही आ रहा है। वट इज़ द अमाउंट गिवन अंडर वात्सल्य योजना इन उत्तराखंड गवर्नमेंट? कितना पैसा दिया जा रहा है? देखो 3,000 रुपये दिया जा रहा है। चिल्ड्रन जो ऑर्फनेज हो गए थे, चिल्ड्रन कोविड के समय पे जिनके माता पिता का देहांत हो गया था, उन बच्चों के लिए 3,000 रुपये दिया जाता है। वट वॉज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली क्या था? 890 था लिंग अनुपात शिशुओं का। ठीक है, आगे देखते हैं। टू एड्रेस द माइग्रेशन प्रॉब्लम द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूटेड कमीशन बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट वॉज रीनेम्ड एज वट? यानी कि पलायन की जो प्रॉब्लम उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रोजगार के लिए लोग अलग अलग शहरों में जाते हैं। जो डेवलप सिटीज़ हैं, ज़्यादातर दिल्ली में चले गए या उत्तराखंड के आसपास के यूपी में चले गए, जो सिटीज़ हैं फेमस है जहाँ पे रोज़गार मिल जाता है, वहाँ चले जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया? इसके लिए जो कमीशन थी उसका नाम चेंज किया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया? रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन, ये नाम रखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ग्राम्य 1? इससे रिलेटेड क्या नहीं है, स्कीम से रिलेटेड क्या चीज़ नहीं है? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल अप्रोच, यानी कि इन्वायरमेंटल को सस्टेन करने की, जैसे भी इन्वायरमेंट है उसको जैसा है वैसा रखने की अप्रोच, ये नहीं ये स्कीम जो ग्राम्य 1 स्कीम है ये नहीं कहती थी। फॉर हाउ मैनी डेज श्री तीरथ सिंह रावत वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? सीएम बने थे, कितने समय के लिए बने थे ये बने थे 116 दिनों के लिए। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड ऑन 7 जनवरी 2021? किसने शपथ ली थी 7 जनवरी 2021 को चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बनने के लिए? चीफ जस्टिस किसका? हाई कोर्ट का बनने के लिए। कौन है? RS चौहान, ये बने थे। ठीक है, बात याद रखना। अच्छा, पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे? अशोक देसाई थे, याद रखना। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड कौन थे? अशोक देसाई। आगे देखो यहाँ पे और कुछ मैंने लिखा हुआ है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ओथ किसके सामने लेता है? शपथ किसके सामने लेता है? गवर्नर के सामने। स्टेट का जो राज्यपाल है उसके सामने लेता है। गवर्नर का आर्टिकल क्या है? 155। ठीक है, गवर्नर की कितने समय की अवधि तक रहता है? 62 ईयर्स तक। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ही रह सकता है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर को निकालता कौन है? प्रेसिडेंट निकाल सकता है। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 52 में आता है। बात समझ आ गई? आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूट्स मैक्सिमम पॉपुलेशन इन उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली? कौन सी स्केड्यूल ट्राइब है, कौन सी जनजाति है उत्तराखंड में जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? अब यहाँ पे देखो, मेजर एसटीज़ यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्केड्यूल ट्राइब्स जनजाति कौन कौन सी हैं? जौनसार, थारू, भोटिया, बॉक्सा, राजी। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी है जो रखती है पॉपुलेशन? तो कौन सी है? थारू। थारू मैक्सिमम जनजाति है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में पाई जाती है उत्तराखंड में, और राजी है जो मिनिमम है लेकिन कम पॉपुलेशन इनकी कम है। ठीक है, इन सबको कब एसटी डिक्लेयर किया गया था? 1967 में इनको एसटी डिक्लेयर किया गया था। तो थारू इसका आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड? कब बनाई गई थी अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज के लिए? कब बनाई गई थी? 1977। यहाँ पे देखो, बनाई गई थी 1977 में, और रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1978 में इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्टेट दैट इंट्रोड्यूस पंचायती राज इन इंडिया? कौन सी स्टेट थी जिसने पंचायती राज को अपने यहाँ पे लागू कर दिया था? कौन सी थी? राजस्थान थी। ठीक है, कब? 1959 में। बात समझ आ गई? आगे देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है,
नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड वॉज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। नंदा देवी नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क के क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, ठीक है। स्पेशली उत्तराखंड के एग्जाम में नेशनल पार्क का क्वेश्चन आएगा एक ना एक 1982 में। आगे देखते हैं। इन उत्तराखंड, देखो अब नेशनल पार्क की बात आई तो यहाँ पे देखो मैंने जो मेरे नोट्स हैं उसमें से आप देख सकते हो सीक्वेंस वाइज मैंने ये जोड़ रखा है 1936 में, ठीक है। सीक्वेंस वाइज मैंने डेट के हिसाब से कब कब ये बने थे मैंने लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इसमें से भी नोट कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में पढ़ सकते हो। नैनीताल में है। अगला है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क 1955 उत्तरकाशी। अगला है नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1982। अगला है राजाजी नेशनल पार्क पौड़ी में है ये, ठीक है, 1983 में बना था। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 अल्मोड़ा में है। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 उत्तरकाशी में है। मस्क डियर विहार 1972 चमोली में है, ठीक है। और देखो मरूडी डियर रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है, बागेश्वर में है 1977। मस्क डियर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर 1982 चमोली में बना था। अगला ये देखो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 19 पिथौरागढ़। ये चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, संभावना है इसके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द उत्तराखंड वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड द खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहले किसको खेल रत्न अवार्ड मिला था, तो है जसपाल राणा। किस चीज़ के लिए, शूटर थे, एयर पिस्टल चलाते थे, उसके लिए इनको मिला था खेल रत्न अवार्ड। आगे हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। पहले गवर्नर कौन थे उत्तराखंड के, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पहले गवर्नर उत्तराखंड के कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। और अभी कौन है करंट गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। याद रखना इस बात को, गुरमीत सिंह करंट गवर्नर हैं उत्तराखंड के, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग लीड द साइकिल रैली फ्रॉम द गंगा सागर टू गंगोत्री फॉर प्रेजेंटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी डैम ऑन भागीरथी पे जब टिहरी डैम बनाया गया तो किसने प्रोटेस्ट निकाला था, साइकिल की रैली निकाली थी। किसने निकाली थी, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने सितंबर 1991 में। ये बात याद रखना। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें शेड्यूल ट्राइब जो है, अभी ट्राइबल से पहले एक क्वेश्चन आया था, फिर से आया है कि तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो उधम सिंह नगर में। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ST शेड्यूल ट्राइब मैक्सिमम कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में, और सबसे कम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। वहीं पे SC का भी देख लो, हो सकता है SC से आ जाए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है, हरिद्वार में है, और मिनिमम कहाँ पे है, चंपावत में है, ठीक है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स कॉर्बेट नेशनल पार्क गॉट द इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट मेंटेन नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड रिलीज इन 2021। 2021 की रिपोर्ट आई थी जिसमें नेशनल पार्क को रैंक किया गया था उनके मेंटेनेंस के अकॉर्डिंगली कि सबसे अच्छे से मेंटेन करके कौन से नेशनल पार्क को रखा जाता है। तो उसमें जो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, कौन से नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे था वर्ल्ड में मेंटेनेंस के मामले में। व्हेन डिड बचेंद्री पाल गेट पद्मश्री अवार्ड। बचेंद्री पाल जी को कब मिला था पद्मश्री, 1984 में। और याद रखना बचेंद्री पाल कौन है, वो इंडियन वुमेन है जिन्होंने फर्स्ट क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली पहली इंडियन वुमेन थी बचेंद्री पाल 1984 में, और इसी समय पे इनको अवार्ड मिला था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इस तिल्लू रौतेला अवार्ड गिवन इन उत्तराखंड। कौन सी फील्ड में दिया जाता है, यहाँ पे देखो तिल्लू रौतेला अवार्ड 2022 35 वुमेन को मिला है, 35 औरतों को मिला है इस साल। और किसको मिलता है, टू वुमेन हु हैव डन रिमार्केबल वर्क, जिसने किसी भी फील्ड में रिमार्केबल काम किया हो, किसी फील्ड में हो सकता है, ठीक है, तो उसको तिल्लू रौतेला अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पलरी वर्क
81 का सी, उल्लेखनीय कार्य। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि डीजीपी ऑफ उत्तराखंड। कौन थी पहली डीजीपी, कौन थी उत्तराखंड की? कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी, याद रखना ये बात भी। व्हाट वाज द रैंक ऑफ उत्तराखंड विद रिस्पेक्ट ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया 2018? 2018 के अकॉर्डिंगली जो सेक्स रेशियो था उत्तराखंड का, वो कौन से रैंक पे स्टैंड कर रहा था इंडिया में? ठीक है, इंडिया में कौन से नंबर पे था? 13वें नंबर पे था। बात समझ आ गई? यहाँ देखो, लिंग अनुपात कौन से नंबर पे था उत्तराखंड का? 13वें नंबर पे था। आगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक द फेमस गर्जिया देवी टेम्पल सिचुएटेड? कोसी नदी के किनारे पे हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक कुमाऊं का इतिहास। ये फेमस बात है, किसने किया था, किसने लिखा था? बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे। और इनको क्या बोला गया है? कुमाऊं का केसरी बोला गया। कुमाऊं केसरी का इनका टाइटल इनको मिला हुआ है। किसके बाद? कुली बेगार मूवमेंट हुआ था ना, कुली बेगार मूवमेंट हुआ था 1921 में, उसके बाद से उसमें इनकी भूमिका की वजह से इनको उपाधि मिली थी, इनको नाम दिया गया था कुमाऊं केसरी का। ठीक है, कुली बेगार की बात चल रही है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। कुली बेगार क्या है? जब ब्रिटिशर्स एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे तो उनके सामान को, इस गांव से भी वो गुजरते थे तो उस गांव के लोगों को ढोना पड़ता था, और यही प्रोसेस बाकी गाँव में भी चलता था, जिसे लोगों ने अपने सम्मान के विरुद्ध माना। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और उसमें बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत, ये दो मेन लीड में थे। इन्होंने ये भूमिका निभाई और इनको उपाधि मिली बद्रीदत्त पांडे को, किसकी? कुमाऊं केसरी की, और हरगोविंद पंत को जननायक की। ठीक है, और इसको गांधी जी ने, ये जो कुली बेगार हुआ था, इसको गांधी जी ने क्या बोला कि भाई ये एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन है, क्रांति है जिसमें खून नहीं बहा है। ठीक है, आगे देखो, अब थोड़ा सा बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में भी देख लेते हैं। ये क्या थे? एडिटर थे अल्मोड़ा अखबार के। ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट लिखते थे, एंटी गवर्नमेंट लिखते थे, इसलिए बंद हो गया था न्यूज़पेपर। बाद में इन्होंने शक्ति नाम से 1918 में भी एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, शक्ति नाम से। कुली बेगार में भी इनकी भूमिका थी। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहे हु वाज अपॉइंटेड एज अ सुब्बा ऑफ कुमाऊं आफ्टर द विक्ट्री ऑफ 1970 बाय द गोरखास। किसको सुब्बा की उपाधि मिली थी? कौन था वो? देखो सुब्बा, अब यहाँ पे देखो जरा, 1990 में गोरखाओं ने अटैक किया था कुमाऊं पे। अमर सिंह थापा और उसका बेटा था भीम सिंह थापा इसके अंडर। ठीक है, और उसके बाद से इन्होंने यहाँ पे सूबेदार भेजा था पहला कुमाऊं में। कौन था? जोगा मल्ला शाह, जो 1791 से 92 तक रहा, पहला सूबेदार, उसी को सुब्बा बोला गया है। तो कौन था? जोगा मल्ला शाह। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर द नेम ऑफ बारदोली ऑफ गढ़वाल? कौन सी जगह को बोला गया? ये जुगडू ये जगह है, इसको बोला गया है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होल है पीजेंट्स की। पीजेंट मतलब किसानों के मूवमेंट की, यहाँ पे किसानों के मूवमेंट बहुत ज़्यादा चलते थे, इसलिए इसे बारदोली ऑफ गढ़वाल बोला गया है। अब बारदोली कहाँ पे? गुजरात में हुआ था, जिसे किसने लीड किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। वो भी किसका था? किसानों की मूवमेंट था एक। ठीक है, तो उसी से जोड़ के इसको भी बोला गया बारदोली ऑफ गढ़वाल। विच ऑफ द फॉलोइंग चंद किंग एस्टैब्लिश अ पट्टीज एज हिज एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में पट्टियों को जोड़ा गया था, किसने जोड़ा था? बाज बहादुर चंद ने। आगे देखो, आगे है व्हाट इज़ द हाइट फ्रॉम द सी लेवल ऑफ रेलवे स्टेशन मार्क्ड ऑन द बोर्ड इज कॉल्ड? कि बोर्ड पे मार्क होता है कि सी लेवल से कितना ऊपर है रेलवे स्टेशन, उसको क्या बोलते हैं? उस बोर्ड को स्पॉट हाइट बोलते हैं। अ फील्ड विच इज़ लेंथ 1 किलोमीटर वाइड एंड, अच्छा ये देखो, ये तुम्हारे मैंसुरेशन का क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर है। देखो लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है गिवन? 1 किलोमीटर, और विथ यानी कि ब्रेथ कितनी है गिवन? ब्रेथ है आधा किलोमीटर। ठीक है, और क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के? L इंटू बी। तो L कितना है? 1, और B कितना है? 1/2। तो कितना आ जाएगा? 1/2 ही तो आएगा।
1/2 किलोमीटर आंसर होगा इसका, कहाँ है 1/2। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट कनाल ऑफ उत्तराखंड, कौन सा है अपर गंगा कैनाल सबसे पुराना है, 1942 से 54 तक ये बना था। ठीक है, आगे वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन उत्तराखंड, सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली, काली नदी सबसे लंबी है, काली रिवर। यहाँ पे देखो मैंने एक अपने नोट्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है, देखो सबसे पहले है अलकनंदा, अलकनंदा अलकापुरी ग्लेशियर निकलती है सतोपंत माउंटेन से होते हुए और चमोली में ही है अलकनंदा। और इसकी ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ मैंने लिखी हुई हैं, आप चाहे तो आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है 195 किलोमीटर्स तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो भी मैंने लिखी है। भागीरथी नदी है, भागीरथी है उत्तरकाशी में बहती है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप ये भी पढ़ सकते हो। इसकी लंबाई कितनी 205 किलोमीटर्स तक। गंगा, गंगा की देवप्रयाग से बनती है टिहरी में, इसकी सहायक नदी कौन सी है ये देख लो। ठीक है, और 96 किलोमीटर्स तक है। बाकी आगे देखते हैं काली, काली रिवर, यहाँ देखो काली की लंबाई 252 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में, सबसे लंबी कौन सी हुई, काली नदी हुई। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन एरिया। ठीक है, एरिया के मामले में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है इनमें से, गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज प्रॉपरली मैच्ड, कौन सा पेड़ सबसे सही तरीके से जुड़ा हुआ है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ है, देहरादून में, बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। अगला है टूंच रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टूंच रिवर कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो देखिए यमुना की है, यमुना की है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, टूंस है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ठीक है, ये सारी सहायक नदियाँ हैं यमुना की। अब टोन्स की बात करें तो टोन्स किससे मिलकर बनती है, रूपन और सूपन नदी से मिलकर बनती है, और 2.5 गुना ज़्यादा पानी लेके चलती है यमुना से अपने ही। यमुना मेन रिवर है और जो टोन्स है वो सहायक नदी है, तो मेन रिवर से ज़्यादा 2.5 गुना पानी ज़्यादा लेके चलती है ये, उससे ज़्यादा बड़ी है। और कितना लंबा बहती है, 148 किलोमीटर्स बहती है उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिमाचल और उत्तराखंड की बॉर्डर को कौन बनाती है, बॉर्डर पे बहती है, तो कौन सी है, टोंस नदी है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अपर पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा इज सिचुएटेड इन, जो अपर पार्ट है अल्मोड़ा का वो कहाँ है, वह शिवालिक रेंज में। ठीक है, कौन कौन सी रेंज हैं ये देख लो, हिमालय की 3 रेंजेस होती हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ग्रेट हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री, मिडिल हिमालय को हिमाचल, और जो निचला भाग होता है उसे शिवालिक बोलते हैं। और अल्मोड़ा कहाँ आता है, शिवालिक में आता है। ठीक है, ये देख लो मैप उत्तराखंड का अल्मोड़ा। अब ये यहाँ तक हो गया ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब ये बीच वाला हो गया हिमाचल और ये वाला हो गया शिवालिक। बात समझ आ गई, आगे देखते हैं। ये वो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मनेरी भल्ली प्रोजेक्ट सिचुएटेड, कहाँ पे मनेरी भल्ली डैम प्रोजेक्ट चल रहा है, उत्तरकाशी में चल रहा है, 8.5 किलोमीटर लंबा ये डैम बन रहा है। अगला क्वेश्चन है हुज डोनेशन इज डिस्क्राइब्ड इन गोबासा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन शका एरा 1340 में। अब किसके बारे में गोबासा कॉपर प्लेट जो है, जो ताम्र शिलालेख हैं उसमें लिखा गया है, कौन है भाई, ज्ञानचंद के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये पहला चंद रूलर था ऐसा जो कहाँ गया था, फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया था दिल्ली में, और जिसके बाद इसे किसकी उपाधि मिली थी, गरुड़ की उपाधि मिली थी, तो इसे इसका नाम क्या पड़ गया था, गरुड़ ज्ञानचंद। आगे आगे है बद्री का खंड इज द पार्ट ऑफ द विच पुराण, कौन से पुराण में बद्री का खंड के बारे में बात की गई, स्कंद पुराण में की गई है। तो कौन से ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल
व्हाट वाज द लैंड कॉल्ड इन कुमाऊं? कुमाऊं में ज़मीन को क्या कहा जाता था ब्रिटिश रूल के दौरान? थट बोला जाता था। तो यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के 8 जनवरी 2023 के वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है फिर से, तो कट ऑफ कम रहने की संभावना हो सकती है अगर चीटिंग ना हो। ठीक है, तो जिसका पिछली बार अच्छा नहीं हुआ इस बार अच्छे करिएगा। सबको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।